प्लाज्मा को बनाने के लिए हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम प्लाज्मा का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने सपोज किया कि हमारे पास एक प्लाज्मा है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव सारे आयंस हैं। अब हम इसमें इस प्लाज्मा में क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं, पॉजिटिव आयन को अलग से एक चार्ज बॉल रख दी हमने। तो हम क्या देखेंगे, इस चार्ज बॉल के साइड में बिल्कुल पास में सारे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे और जो पॉजिटिव आयंस है उनको ये रिपेल करेगा, क्योंकि ये खुद चार्ज बॉल है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव आयंस को। तो सारे नेगेटिव आयंस इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन सारे पॉजिटिव आयंस दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में इस प्लाज्मा में जो बॉल है उसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जो पॉजिटिव आयंस की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो मेनली यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ गई है और ये चार्ज बॉल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमेशा P to N, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब इसके कारण हमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी और इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, एक तो होगी माइनस E फाई, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, QV होता है ना, तो पोटेंशियल V की जगह तो फाई से डिनोट कर रहे हैं और चार्ज पार्टिकल Q की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, -E, बट फॉर आयंस, अदर आयंस, पॉजिटिव आयंस, ये कितना हो जाएगा, E फाई। तो नेगेटिव आयंस के लिए -E फाई एनर्जी और पॉजिटिव आयंस के लिए जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, E फाई। ठीक है, इस स्थिति में अब जो लेंथ होगी, हम बार बार बोल रहे हैं ना डिबाई लेंथ, तो डिबाई लेंथ क्या होती है, अगर हम इस पोटेंशियल की प्लाज्मा में स्क्रीनिंग करें, पोटेंशियल की प्लाज्मा में दूरी के साथ स्क्रीनिंग करें तो हमें इस तरह का पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, तो वो लेंथ जिस पर हम इस प्लाज्मा की स्क्रीनिंग करते हैं, इस प्लाज्मा में पोटेंशियल की स्क्रीनिंग करते हैं, ये लेंथ क्या कहलाती है हमारे पास, ये लेंथ डिबाई लेंथ, लैम्डा डी। ठीक है, अब इस लैम्डा डी के बाद हमें यहाँ पर इसकी पोटेंशियल फाई को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन जानते हैं, एक तो हम मैक्सवेल इक्वेशन को जानते हैं और एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से रिलेशन जानते हैं। क्या जानते हैं आप, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई। ठीक है, और आप मैक्सवेल इक्वेशन जानते हो, क्या होती है, डेल डॉट E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E की वैल्यू हम फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये मिलेगा आपको डेल डॉट माइनस ऑफ डेल फाई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये यहाँ से पोटेंशियल फाई हमें डेंसिटी के टर्म में मिल गया है। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे फाई को, उससे पहले हम रो देखते हैं क्या होता है। तो चूंकि हमारे पास रो नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स है और रो में हमारे पास पॉजिटिव आयंस प्लस नेगेटिव आयंस दोनों ही हैं, तो इस रो का जो मान होगा वो क्या होगा, Ni ऑन चार्ज पॉजिटिव आयंस प्लस Ni नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू -E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इनटू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, माना कि Ni, तो Ni इंटू -E, ये तो इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी हो गई,
एक पॉजिटिव आयन पर चार्ज इनटू कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है Ni, तो ये पॉजिटिव आयंस की डेंसिटी हो गई और इन दोनों का एडिशन टोटल डेंसिटी। तो ये वाली इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस ऑफ NiE माइनस ऑफ NeE अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर जाएगा आपका, E को हम बाहर ले लेते हैं, Ne माइनस Ni अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू E Ne माइनस Ni। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये है इक्वेशन नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखा अभी कि डेल स्क्वायर फाई हमें मिल रहा है माइनस, हमने कॉमन ले लिया है NiE माइनस NeE अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Ni क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस, और Ne क्या है, नंबर डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ से हमने E कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया था, तो Ne माइनस Ni अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म हमारे पास आ चुकी थी। इसके अलावा हमने इसको एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए, तो एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू E Ne माइनस Ni हमें मिला है। ठीक है, ये तो Ne ही तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में है, Ni हमारे पास पॉजिटिव आयंस के रेस्पेक्ट में है। लेकिन अगर हम N नोट निकालें तो N नोट क्या होता है, एवरेज, ये आपके पास एवरेज को शो करता है, द मीन डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द क्वासी न्यूट्रल प्लाज्मा। क्वासी का मतलब होता है जिसमें आयंस के पेयर होते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों। तो क्वासी न्यूट्रल, जब आयंस के पेयर बनेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के प्लाज्मा को न्यूट्रल कर देंगे। तो इस स्थिति में जो नंबर डेंसिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, मीन या एवरेज नंबर डेंसिटी। तो N नोट क्या है, द मीन डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द क्वासी न्यूट्रल प्लाज्मा, जब आपके आयंस के पेयर बन जाएंगे उस केस में। और अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम जानते हैं, ये आपको फंक्शन याद रखना है बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन का, कि फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, एक कांस्टेंट है e टू द पावर माइनस e अपॉन के टी डी प्लस हाफ mu स्क्वायर अपॉन के टी। हाफ mu स्क्वायर अपॉन के टी तो आपके पास इसमें कांस्टेंट है, और ये जो आगे वाली टर्म है ये नंबर डेंसिटी शो करेगी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की और आयंस की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में, तो जो Ne का मान है वो हमें मिलेगा n इन्फिनिट एक्सपोनेंशियल माइनस E अपॉन के टी। n इन्फिनिट क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, जब पार्टिकल सारे एक साथ क्वासी न्यूट्रल बन जाएंगे, मतलब प्लाज्मा में जब आयन के पेयर बन जाएंगे तो हम प्लाज्मा के डेंसिटी को काउंट नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में इसको इन्फिनिट नोटेशन दिया है एक्सपोनेंशियल माइनस E अपॉन के टी। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो E इज इक्वल टू माइनस E5 होता है, अभी हमने ऊपर ही लिखा है, तो यहाँ पे वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट कर देनी है, तो आपको इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी मिलेगी n इन्फिनिट एक्सपोनेंशियल E5 अपॉन के टी। E की जगह माइनस E5 रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये E5 अपॉन के टी मिला। ये जो n इन्फिनिट है, अभी मैंने जस्ट ही बोला n इन्फिनिट क्या है, जब आपके पास प्लाज्मा के पेयर बन जाएंगे, क्वासी न्यूट्रल प्लाज्मा, मतलब जो उसके आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पहले अलग अलग थे, अब वो पेयर के रूप में कंबाइंड हो गए हैं, तो उस स्थिति में जो पार्टिकल्स की नंबर डेंसिटी है जिसे हम एवरेज डेंसिटी कहते हैं, तो n इन्फिनिट हमारा n नोट के बराबर है। ठीक है, तो ये n इन्फिनिट एक्सपोनेंशियल E5 अपॉन के टी, और अगर आप Ni के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो वो हमें कितना मिलने वाला है, वो जनरल, ये पूरे आयंस का डेंसिटी है, तो वो n इन्फिनिट या n नोट के बराबर ही होगा। ठीक है, अब आपको ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 6 से सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर 5 में। तो एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर, अगर हम x डायरेक्शन
में ओनली वन डायमेंशनल कंडीशन लेके चल रहे हैं, मतलब जो भी चार्ज पार्टिकल्स का पोटेंशियल है वो हम देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। अभी जस्ट ग्राफ बनाया था, ये स्क्रीनिंग की थी हमने पोटेंशियल की, तो हमने एक्स डायरेक्शन में ही की थी। तो डेल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, d2/dx², और ये आपका फाई भी किसका फंक्शन होगा, x का। तो इस स्थिति में ये वाली वैल्यू रख दिया आपने, और E और Ni और Ne का मान उठा के हमने यहाँ से रख दिया। Ne का मान कितना है आपके पास, n इन्फिनिट एक्सपोनेंशियल E∅/kT, और Ni का मान कितना है आपके पास, Ni का मान है n इन्फिनिट। तो यहाँ पर अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये टर्म बनेगी, और अगर नहीं ले रहे हैं तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ Ni माइनस Ne, तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन 5, और इसमें वैल्यू रखोगे आप तो Ni, ये माइनस आपका आगे चल रहा है, Ni का मान आपने उठा के ये रखा n इन्फिनिट, और E तो है ही से, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस E को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और Ne का मान ये उठा के रख दिया है। ठीक है, n इन्फिनिट इंटू E दोनों में कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ E∅/kT बचा है। E∅/kT का एक्सपेंशन हम E की पावर के टर्म में करेंगे। E∫x का एक्सपोनेंशन क्या होता है, 1 + x+x²/1 + x कितना है, E∅/kT, और इसकी हायर टर्म्स को नेग्लिजिबल करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि E∅/kT लेस देन 1 है। क्यों है 1, क्योंकि प्लाज्मा के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा E∅/kT का मान डिक्रीज होता जाएगा। तो E∅/kT लेस देन 1 है, इसलिए इसके हायर टर्म्स को नेग्लिजिबल मान लिया। 1 - 1 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, और आगे वाले माइनस से तो फाइनली प्लस बनेगा। ठीक है, देखते हैं। तो ε0 d2πs/dx² इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस ऑफ n इन्फिनिट E अंदर 1 - 1 - E∅/kT, माइनस से 1 से 1 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस, σ0 d2πx/dx² इज इक्वल टू n इन्फिनिट E, और ये आपका अंदर भी है आपके पास E, तो E²φ/kT। ठीक है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 7। फिर यहाँ से हम इसको ε0 को इधर ले जाएं, d2πx/dx² n इन्फिनिट E²/ε0kT, और ये आपका 5, इसको दे देते हैं इक्वेशन 7। ये इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन रही है, d2π/dx² माइनस n इन्फिनिट E²/ε0kT, और ये आपका 5 इज इक्वल टू 0, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ से ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन बन रही है, और इस फॉर्मूले को देखें तो ये हमारे पास डिबाई लेंथ का फॉर्मूला बनेगा λd², तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/λd² है ये। ऑन कंपेयरिंग अबोव इक्वेशन विद, अगर हम इसको कंपेयर करें d2π/dx² इज माइनस, ये जब आप इसकी यूनिट सॉल्व करोगे तो ये 1/m³ इस तरह से बनेगा, इसलिए हम इसको 1/λ² नीचे लिख रहे हैं, λd² ऊपर नहीं है, ये 1/m³ का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपका 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से λd² इज इक्वल टू σ0kT/n इन्फिनिट E², यानी कि λd इज इक्वल टू √σ0kT/n इन्फिनिट E²। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास डिबाई लेंथ है जो कि आपने स्क्रीनिंग के टाइम पे नोट की है, और इसे हम थिकनेस ऑफ द शील्ड भी बोलते हैं, और थिकनेस ऑफ द शील्ड
तो ये एक तो आपने डिबाई लेंथ निकाल दी, बट आपका मेन टारगेट क्या है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो वापस हम इक्वेशन 8 का ही सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 9 दे रहे हैं और इसको हमने 10 कर दिया है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के फाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चूंकि ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 फाई इज इक्वल टू फाई डी, एक कांस्टेंट आता है और एक्सपोनेंशियल टर्म आती है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन में, तो वो क्या होगी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा डी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 11 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन 10 हमें लैम्डा डी की वैल्यू निकालनी है, तो वो आपने मिलने वाली है लैम्डा डी इज इक्वल टू रूट ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और के टी का मान कितना होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, और ये आपका टेम्परेचर टी डिवाइड बाय एन इन्फिनिट एज इट इज है, जिसे हम एन नॉट लिख सकते हैं क्योंकि एन नॉट के बराबर है, और ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा डी का मान आपको टी अपॉन एन नॉट की टर्म में जो मिलेगा वो होगा 69 ऑलमोस्ट रूट ओवर टी अपॉन एन नॉट, एक तो ये मिलेगा। और अगर हम इसको के टी, इस के को सॉल्व नहीं करें तो के टी की टर्म में हम लैम्डा डी निकालें तो हमें मिलता है 7430 ऑलमोस्ट, ये कांस्टेंट है आपका आगे 7430, और साथ में हमने के को सॉल्व नहीं किया है, ओनली इसको इससे डिवाइड किया है, तो के टी अपॉन एन नॉट, ठीक है। ये टी किस में है, टी इन केल्विन, बट के टी किस में है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के टी एनर्जी है आपकी, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं लैम्डा डी जो डिबाई लेंथ है वो कब तो इंक्रीजिंग होगी और कब डिक्रीजिंग होगी। अगर आपके पास नंबर डेंसिटी एन नॉट डिक्रीज है रही है तो लैम्डा डी का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। एन नॉट जितना कम होगा लैम्डा डी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आपको लैम्डा डी को डिक्रीज करना है तो क्या होगा, अगर आपने के टी के मान को डिक्रीज कर दिया तो लैम्डा डी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम एन नॉट डेंसिटी को बढ़ा दें, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लैम्डा डी क्या होगा, कम होगा। तो इस स्थिति में के टी के मान को इंक्रीज करके लैम्डा डी के मान को बढ़ा सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है कब लैम्डा डी का मान ज़्यादा होगा और कब कम होगा, ठीक है। हमने डिबाई लेंथ कैलकुलेट कर ली है, अब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि द इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर विच इज़ यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ लैम्डा डी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स प्ले मोर इम्पॉर्टेंट रोल एज कंपेरिजन टू द आयंस। हमें पता है कि हमने इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते टाइम क्या किया, हमने एक पॉजिटिव चार्ज की बॉल रखी और हमने देखा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स उस बॉल के पास अट्रैक्ट हो गए थे और सारे पॉजिटिव आयंस दूर चले गए थे। तो प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रॉन जो मेन रोल है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर हम यही बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर है वो मोर इम्पॉर्टेंट रोल रखता है कंपेयर टू अदर आयंस, ठीक है। तो अब इसी के कारण हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे। अब हम ये मान लेते हैं कि जो फाई पोटेंशियल है वो फ्री स्पेस में आर का फंक्शन है, दूरी का, और फाई का दूरी के साथ जो कर्व है वो इस तरह से मिलता है हमें। लैम्डा डी डिबाई लेंथ जब हमारे पास प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो फाई आर के साथ इस तरह से वेरी हो रहा है, और अगर नॉर्मल कंडीशन है तो फाई पोटेंशियल आर के साथ इस तरह से वेरी हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जो भी आपके आयंस है वो रैंडमली मोशन कर रहे हैं तो उनका पोटेंशियल भी आर्बिट्री वेरी होगा। लेकिन प्लाज्मा में क्या होगा, वो एक फिक्स्ड डिराक डेल्टा फंक्शन को फॉलो करेगा। तो यहाँ से हमने ये मान लिया कि फाई जो है वो किसका फंक्शन है, मेनली दूरी आर का,
तो फाई आर पे डिपेंड कर रहा है। और इसको हम, चूंकि इसका प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। उस कांस्टेंट की जगह यहाँ पर हम एक मॉडिफाइड फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ आर, कि फाई एफ ऑफ आर का फलन है, जहाँ फंक्शन ये भी आर पर डिपेंड कर रहा है और दूरी के साथ फाई का मान डिक्रीज तो हो ही रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है फाई का मान डिक्रीज हो ही रहा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब जो फाई पोटेंशियल की वैल्यू आई है वो क्या आई है, एफ ऑफ आर अपॉन आर। अब हम वापस हमारी इक्वेशन नंबर 9 को देखते हैं, तो उसमें क्या था, d2 फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फाई अपॉन लेमडा डी स्क्वायर। तो फाई की जगह हमने पोटेंशियल ऑफ फाई को हमने फंक्शन ऑफ आर का फलन मान लिया है, तो हमने मॉडिफाइड फंक्शन रख दिया, मतलब फाई की जगह हम क्या रख रहे हैं इक्वेशन 9 में वैल्यू एफ, ठीक है। तो ये हमें नई इक्वेशन मिली है। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से लिखेंगे हम, चूंकि यहाँ पर दो कंडीशन पॉसिबल हैं, C1 e की पावर माइनस आर लेमडा डी और C2 e की पावर आर अपॉन लेमडा डी। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के सॉल्यूशन हम इस तरह से भी लिखते हैं, जिसमें हम दो कांस्टेंट लगाते थे A और B, एक होता था साइन के रूप में, दूसरा कॉस के रूप में। अब साइन कॉस के रूप में इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमें बाउंड्रीज फिक्स पता नहीं है, तो बाउंड्रीज जब भी हमारे पास वेरीफाई नहीं होती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर फंक्शन वेरी करता है, तो उस स्थिति में हम e की पावर के रूप में सॉल्यूशंस लिखते हैं। तो यहाँ हमने वैसे ही लिखा है। अब ये कह रहा है कि यदि r टेंड्स टू इन्फिनिट हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फाई फंक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। फाई का मान कभी भी इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाई आप देख रहे हो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है r के साथ। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर हम r को बढ़ाते हैं, इस फलन के कारण r जैसे जैसे बढ़ेगा f बढ़ेगा, और f के बढ़ने से फाई क्या होगा, बढ़ेगा। पर आप देख रहे हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाई तो r के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमने इस टर्म को क्या मान लिया, जीरो। हमने C2 कांस्टेंट को क्या मान लिया, जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। अब इससे देखते हैं, जैसे जैसे r बढ़ेगा f का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। r टेंड्स टू इन्फिनिट, f टेंड्स टू जीरो, f टेंड्स टू जीरो मतलब फाई टेंड्स टू जीरो, जो कि इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो f का मान कितना हो जाएगा आपके पास, C1 e की पावर माइनस आर अपॉन लेमडा डी, ठीक है। कि इक्वेशन 12 आ गई, इस 12 से वैल्यू हम 11 में रख देंगे, तो फाई का मान मिल जाएगा C1 अपॉन आर ई की पावर माइनस आर अपॉन लेमडा डी। अब इसमें सेकंड केस है कि अगर ये मान लें कि r अपॉन लेमडा, r का मान लेमडा डी से बहुत कम है, r जो दूरी है वो इस डिराक लंबाई से बहुत कम है, तो e की पावर माइनस आर अपॉन लेमडा डी अपना मान क्या देगा, इसका एक्सपेंशन करेंगे 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन सो ऑन एंड। तो r अपॉन लेमडा डी, आपने बोला r लेमडा डी से बहुत कम है, तो r अपॉन लेमडा डी क्या हो जाएगा, लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है तो इस स्थिति में इसको नेगलेक्ट करके छोड़ सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ही होगा। तब ये वाला फलन 1 के इक्वलेंट होने के कारण f इज इक्वल टू C1 आएगा। ये f का मान उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, C1 अपॉन R, ठीक है। तो फाई हमें फाइनली इतना मिल रहा है। अब यहाँ से C1 कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे हम पोटेंशियल का सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, सिंगल चार्ज पॉइंट के कारण हमें बचपन में पोटेंशियल मिलता था फाई इज इक्वल टू KQ बाई R। तो फाई आ गया, R आ गया, तो C1 क्या है, C1 क्या है, KQ। तो यहाँ से आप देख सकते हो, चूंकि C1 इज इक्वल टू KQ दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। ये आपके पास C1 की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 16, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम 16 इन 15, तो फाई जो हमें मिलेगा वो मिलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हमारे पास फाइनल पोटेंशियल है। अगर R लेस देन लेमडा डी है तो ये 17, और एक बार हम 16 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 16 C1 कांस्टेंट निकाला है हमने, इससे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 13, तो जो फाई मिलेगा हमें वो होगा C1 की वैल्यू है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R
e⁻r/λd। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो पोटेंशियल आया है वो ये है, और k/r और ये एक्स्ट्रा है तो इसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग फंक्शन। जो हमने प्लाज्मा की स्क्रीनिंग करते टाइम पोटेंशियल नोट किया है ये उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मा का पोटेंशियल आपने कैलकुलेट कर दिया है। थैंक यू।